ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा, और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। एक आखिरी सवाल है, लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि के ऊपर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक शुरू होने जा रहा है, किस तरह से देखिए इतना बड़ा ट्रिब्यूट है, प्रधानमंत्री ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया था। देखिए लता जी एक तरह से इस देश का मान सम्मान थी, भारत की स्वाभिमान थी, वो भारत रत्न थी, उनके सम्मान में जो भी कुछ किया जाएगा वह कम होगा। मैं पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो सहयोगी संगठनों पर भी शिकंजा कसता हुआ, पहले छापेमारी 2 राउंड की, उसके बाद अब पाबंदी 5 साल की लगा दी गई है। गृह मंत्रालय का यह बड़ा और अहम फैसला। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देव कोटक और रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव कोटक का सबसे पहले रुख करते हुए, देव, जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है इसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासतदानों में किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरे देश में 250 से अधिक लोगों को अभी तक या तो डिटेन किया गया है या उन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 50 लोग के आसपास अभी तक डिटेन किए गए हैं और अरेस्ट किए गए। यहाँ पर महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मुंबई लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व है, जो सारे आरोपियों को पकड़ने में इन्वॉल्व है अभी तक। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है दूसरे राज्यों के साथ जिन्होंने मांग की थी कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है उन्हें बैन किया जाए, लेकिन इसमें कल नवी मुंबई के एक लोकल कोर्ट में कुछ लोगों को बेल भी दी गई थी, क्योंकि वहां पर ये सिद्ध हुआ कि उनकी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जहां तक अगर हम पूरे भारत की बात करें तो आप कहीं ना कहीं अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये कितना गंभीर ऑर्गेनाइजेशन है, जब गृह मंत्रालय ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बात का निर्णय लिया है कि इस आउटफिट को बैन किया जाए, क्योंकि इसके तार जुड़े हुए हैं और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जेएमबी के साथ है, जो भी एक दूसरी बैंड आउटफिट है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के साथ है। तो यहाँ पर कहीं अलग अलग रूप से देखने को मिला कि इनके जो तार है इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कुछ जगहों पर ऐसे दस्तावेज भी पाए गए जिसके कारण तात्कालिक रूप से इन पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे हम इंडेफिनिट कहीं ना कहीं एक बैन भी कह सकते हैं। लेकिन कल्याण, भिवंडी और मुंबई के कई इलाकों में भी हमने यहाँ छापेमारी देखी, लेकिन यहाँ पर हालांकि ईडी और एनआईए इन्वॉल्व उतनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में एंटी टेररिज्म स्क्वाड हर जगह पर छापेमारी का काम कर रही थी और बहुत आरोपियों को भी अरेस्ट और डिटेन कर चुकी है। तो अभी तक हमारे पास इस तरह की डिटेल्स है नेहा। ठीक है देव, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम वो राज्य जहां पर 2 राउंड्स की रेड डल चुकी है, उसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य शामिल हैं। मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। रवीश, किस तरीके से मध्य प्रदेश में पीएफआई का जो पूरा संगठन है वो सक्रिय था, कैसे वहां पर अब पाबंदी के बाद माहौल है, कहां कहां पर धारा 144 लग सकती है, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में और स्थिति साफ हो जाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कहीं पर भी पूरे मध्य प्रदेश में धारा 144 लगाने की नौबत नहीं आई है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी जब एनआईए ने कार्रवाई की थी 22 सितंबर को, देश के कुछ राज्यों में विरोध हुआ था, खासतौर से केरल में हमने देखा कि किस तरह के लोग सड़कों पर उतर आए थे। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में कभी बनी नहीं, इसलिए यहाँ पे फिलहाल धारा 144 लगाने जैसी स्थिति नहीं है। बात करें कि किस तरीके से ये अपना नेटवर्क फैला रहे थे, उसकी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए कल भोपाल से एसडीपीआई के जिस प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, अब्दुल बेलिम,
ये बताया जा रहा है कि इंदौर में भी संदिग्ध गतिविधियों में इसका नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसके बाद इंदौर के जिलाधिकारी या डीएम ने इसको जिला बदर कर दिया था। लेकिन नासिर बेलम जो है वहां से जिला बदर होने के बाद भोपाल आ गया, यानी जब इंदौर में उसे जिला बदर किया गया, उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा, तो वो भोपाल आ गया और भोपाल से ही आखिरकार उसको कल हिरासत में लिया गया। तो ये एक उदाहरण मैंने बताया कि किस तरीके से जब एक क्षेत्र में इनके ऊपर लगातार प्रतिबंध लगते थे या फिर इन पे एक शिकंजा कसता था, तो ये उस जिले को छोड़ देते थे। और यही सामने भी आ रहा है, इनका जो नेटवर्क धीरे धीरे फैला है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, वो उसके पीछे इसी तरीके की मोडस ऑपरेंडी अब तक सामने आई है। खरगोन जहां पे सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसके बाद पीएफआई का नाम सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब सामने आया खरगोन हिंसा के बाद, तब फिर वहां पे मालवा निमाड़ के क्षेत्र में इन पे लगातार गतिविधियों पे नजर रखी गई, इन पे शिकंजा कसा गया और आखिरकार ये छापामार कार्रवाई की गई। तो ये बताता है कि कैसे अपने आप को ये मजबूत कर रहे थे, न केवल मजबूत कर रहे थे बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने संगठन का फैलाव कर रहे थे। दूसरी बात आप ये देखिए कि जब इनको गिरफ्तार किया गया, जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो सिर्फ यही नहीं, इन संगठनों के साथ कई ऐसे संगठन भी जुड़े हैं जो कि इनकी कानूनी प्रक्रिया में भी इनका समर्थन करते हैं। कोर्ट में जब इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें पेश किया गया था एनआईए कोर्ट में भोपाल की, तो वहां पर यह बताया गया कि इनको क्यों रिमांड पे नहीं दिया जा सकता। इनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि पुलिस की गाड़ी जो है वो कहीं भी पलट जाती है, तो आखिरकार में इनकी जान को खतरा है। मतलब आप सोचिए कि विकास दुबे का जो घटनाक्रम हुआ था, उसी घटनाक्रम की दलील देते हुए यहाँ पर वकील ने इनके कहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है, तब जज ने कहा था कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य नहीं है, यहाँ पे आप निश्चिंत रहें। ये बताता है कि ना केवल ये जनमानस को भड़काने के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी इल्म था कि यदि ये पकड़े जाएंगे तो उसके बाद एक दूसरा जो किस तरीके से संगठन वो सामने आए और किस तरीके से इनको वो बचाने का रास्ता निकाले, ये तमाम तैयारियां पहले से थी और इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की गतिविधियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आप देखिए कि 22 तारीख को जब एनआईए ने छापा मारा, तो उसके बाद इनकी ना केवल कमर टूटती गई बल्कि ये भी सामने आ गया कि पीएफआई किस तरीके से अपने आपको विस्तार दे रहा है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही माना जा रहा था कि पीएफआई सिर्फ उन जिलों में ज्यादातर सक्रिय है जहां पर सिमी ज्यादा सक्रिय रहता था, मालवा निमाड़ के इलाके में। लेकिन जिस तरीके से श्योपुर से गिरफ्तारी हुई है, श्योपुर से डिटेन में लिए गए हैं पीएफआई के कार्यकर्ता सदस्य, वो बताता है कि पीएफआई केवल सिर्फ उन इलाकों में नहीं जहां पे सिमी एक्टिविटी, बल्कि उन इलाकों में भी पहुंच गया है जहां से इससे पहले कभी सिमी जैसे संगठन नहीं पहुंच पाए थे।